मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो एवरीवन। हेलो हेलो एवरीवन। क्या किया? आंसर्स वगैरह कुछ लिखे क्या आप लोगों ने? हाँ, जितने लिख पाए लिखा तो होगा। एटलीस्ट जिनको अगले साल एग्जाम देना है वो उनको तो पता ही है कैसे लिखना है, क्या करना है। वही। तो कल मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस करवाए थे, स्पेशली क्लाइमेटोलॉजी को लेकर। थोड़े क्वेश्चंस के हम लोग डिस्कस करेंगे यार आज। ओशनोलॉजी में भी तो देखें क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन ही है। डेंसिटी क्या है मतलब, बट सॉल्ट से ज्यादा प्रभावित रहती है वो। हाँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास 2 मिनट और है। अभी 10:05 पे आते हैं भविष्य कलेक्टर हमारी क्लास में। अरे आप क्या बताऊं सर मैं आपको। तो हमने कल एक चीज ये देखी कि फिजिकल ज्योग्राफी में स्टैटिक पोर्शन काफी ज्यादा है। उस पर हम लोगों को हमेशा काम करना है। ठीक है, 1 मिनट और रुकना जरा। ठीक है, ये आपको एक लिंक दे रहा हूं मैं। जिसने नहीं देखा हो इसे जरूर देख लेना। ये लास्ट ईयर के पूरे मेंस के पेपर का एनालिसिस है, तो आपको काफी मदद मिल जाएगी इसमें। शांति से देखना, हड़बड़ी मत मचाना। जब समय हो ना तभी देखना। ठीक है, जब आपके पास समय हो सोचने का, ऑब्जर्व करने का, तो आपको काफी और यहाँ से हेल्प मिल जाएगी।
और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं क्या आ रहे हैं वो तुम्हें और समझ आ जाएगा, देख ही लेना है ये, ठीक है। हाँ चलो मैं कुछ क्वेश्चंस ओशियंस के भी आपको बता देता हूँ ताकि आप ज्यादा समस्या ना हो आपको कि भाई चल क्या रहा है जीवन में, आता क्या है सवाल। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है 2022 का, क्या लगता है इसको पढ़ने के बाद समझने के बाद इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो कह रहा है कि व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशियन करेंट्स। ठीक है, मतलब ये ओशन करंट को लेकर सवाल पूछ रहा है, एंड डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कह रहे हैं कि सर व्हाट आर द फोर्सेस, कौन कौन से ऐसे बल है। तो आपको जैसा लिखना, मतलब प्राइमरी फोर्स सेकेंडरी फोर्स इस हिसाब से बनाना हो, नहीं तो आपने जो पैटर्न अपनाया था ओशियन रिलेटेड, एटमॉस्फेरिक रिलेटेड, अर्थ रिलेटेड, मॉडिफाइंग फैक्टर्स, याद आ रहा है ये डायग्राम। फिर इनको एक एक करके आपको समझाना है या ओशन इन ये हेडिंग बना के आप समझा सकते हो। तो क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन में। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का लिखना शुरू किया कि भाई जहां पर हाई टेम्परेचर होता है वहां पर वाटर का लेवल जो है हाई रहेगा और ठंडे पानी सिंक होने होता है, और ऐसा करके आपने ग्रेडियंट दिखा दिया और वाटर का फ्लो करा। बट यू शुड गिव एग्जांपल आल्सो। फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल करंट गल्फ स्ट्रीम मूव टुवर्ड्स द पोलर रीजन, ये चीज आप जानते हैं। जैसे सैलिनिटी आप कह रहे हैं तो सैलिनिटी में आप कहोगे कि लेस सलाइन वाटर जो है ऊपर रहता है, हाई सलाइन वाटर नीचे रहता है, वाटर मूव फ्रॉम लेस सलाइन टू हाई सलाइन। फॉर एग्जांपल अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन के बीच का मूवमेंट वाटर का, ये आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? रेनफॉल आपने दिया तो रेनफॉल में फॉर एग्जांपल बताओगे कि इक्वेटर का 8 सेंटीमीटर पानी लगभग हाइट ज्यादा रहती है, उसकी ऊंचाई ज्यादा रहती है पानी की इक्वेटोरियल वाटर। तो आप रेनफॉल का कनेक्शन वहां बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग जैसे कहें कि वो आपसे बोले कि सर जो है कोरियोलिस फोर्स तुमने बताया, तो यू शुड गिव एग्जांपल कि लाइक इक्वेटोरियल के बाद में गल्फ स्ट्रीम के बाद में कैनेरी करंट। तो ये पैटर्न आपको बताना होगा। आई बात समझ में? तो ओशियन करंट में जब भी आप एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चंस को लिखो, मेंस के क्वेश्चंस को जब हम लिखेंगे तो हमें वहां पर आंसर्स को भी जो है मतलब एग्जाम्पल के साथ देना पड़ेगा। सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आता है लेकिन उसमें फैक्टर्स वो पूछता है किसके, आप देखो ओशियनिक सैलिनिटी के। दो तो मेन टॉपिक है सर ओशियंस में। हाँ, तो इस बात को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, भूलना मत कि अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सैलिनिटी का वो पूछ रहा है कि वेरिएशन कैसे आता है। तो पता है हमें टेम्परेचर के कारण आता है, फ्रेश रेनफॉल के कारण आएगा, रिवर के कारण आएगा, विंड के कारण आएगा, ओशन करंट के कारण आएगा, वही सारे फैक्टर्स हमारे ऐड होंगे। अब इसमें तुम एग्जांपल कैसे दोगे? तो यू शुड गिव एग्जांपल ऑफ ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी। पता है वो अपने टेबल जो बनाते 3-4, वो जो भी आप अपना एग्जाम्पल जिस दिन तुमने देना शुरू कर दिए, तुम अपनी बात को प्रूफ करके दिखा रहे हो ना उसे, तो मतलब नंबर देगा ही वो देगा। तो ये तो तुम्हें पता है ना कि ओशियनिक सैलिनिटी पे कैसे फर्क पड़ता है। एवोपरेशन जैसे बोला, तो एवोपरेशन में आप मेडिटेरेनियन सी का एग्जांपल दो, इक्वेटर रीजन का एग्जांपल अगर दोगे तो फिर उसमें सैलिनिटी को ज्यादा बढ़ाता हुआ मत बताना, फिर उसमें रेनफॉल वाले में ज्यादा फायदे में रहोगे।
फिर उसके बाद में बारिश का अगर हो तो आप इक्वेटर का एग्जांपल दीजिए, ओशियन करंट का देना हो तो आप ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ भी आप इसमें आंसर दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज को आपको थोड़ा सा जो है ध्यान, अच्छा इसके बाद क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, सैलिनिटी के प्रभाव क्या होते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सैलिनिटी से क्या फर्क पड़ रहा है समुद्र के अंदर, तो ओशियन का सर्कुलेशन हो रहा है, ओशियन के वाटर का सर्कुलेशन, ओशियन करंट्स के मूवमेंट हो रहे हैं। अगर ओशियन करंट का मूवमेंट होता जाएगा तो क्लाइमेट इंफ्लुएंस करेगा। बहुत सारी मरीन बायोडायवर्सिटी सलाइन वाटर में जी रही है, डेंसिटी पर फर्क पड़ रहा है समुद्र के। आ गई बात समझ में। तो आप सैलिनिटी और ओशन करंट के फैक्टर्स विद देयर एग्जांपल्स, इसके बारे में भले ही एक राइटअप 200-250 वर्ड का जरूर लिख के रखना। कंटेंट यहां से ले लो, एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया कंटेंट दिया हुआ है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए। एनसीईआरटी में इसलिए रेफर कर रहा होता हूं क्योंकि एनसीईआरटी तुम्हें सिखाती है कि ज्यादा बड़ी बड़ी बातों को छोटे स्टेटमेंट में कैसे ऐड किया जाए, वो तुम्हें सिखाएगी। जितनी बार तुम रीड करो उतना तुम्हारा बेनिफिट है। आई बात समझ में। अब अगर जैसे अब देखो एक कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर आपने वर्ल्ड मैप पढ़ा है तो वर्ल्ड मैप पढ़ा है तो स्ट्रेट और इस्थमस पड़े हुए हैं दुनिया में, कहां पर कौन कौन से स्ट्रेट्स हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा आईआर को मिक्स करेंगे इसमें, आईआर को मिक्स मतलब आपको ग्लोबल ट्रेड रूट्स पता है, कहां से ट्रेड हैंडलिंग हो रही है, कहां से जो है ऑयल को, क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जा रहा है। तो उस समय जब आप हमेशा देखोगे तो वहां से आपको, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके दूसरे कोर्स आप जब कवर करोगे उससे सॉल्व होंगे। हालांकि रख मैंने ओशियनोलॉजी के अंतर्गत दिए, लेकिन अब जैसे इस क्वेश्चन में विदाउट वर्ल्ड मैप तुमसे नहीं होगा ये, मतलब आप कम से कम 4-5 ऐसे चोक पॉइंट्स तो आपको बताने ही पड़ेंगे। जी हाँ। तो स्ट्रेट्स का क्या यूज है, तो भाई पता है पैसेज कम्युनिकेशन का यूज है, इकोनॉमिकल वैल्यू है इसकी, ये पूरे दुनिया को फ्यूल दे रहा है, वहीं से चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस है इसका, और नए रूट्स का डेवलपमेंट हो गया इसकी मदद से। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मेरे पास यहाँ पर पनामा का इस्तेमाल नहीं होता या यहाँ केनाल नहीं वो बन पाती तो मुझे यहाँ से यहाँ जाना पड़ता, ठीक है। ये स्ट्रेट्स अगर नहीं होती तो मुझे घूम के इधर से कहीं कहां से आना पड़ता। तो इसके अपने एस्पेक्ट्स हैं, मतलब स्ट्रेट के अपने फायदे हैं कि पैसेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली वायबल है मेरे लिए, ट्रेडिंग रूट्स बन गए हैं, फ्यूल के लिए ठीक है, चोक पॉइंट्स बना सकते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन, डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस है इसका। तो कहने का मतलब इसकी 5-6 चीजें जब आप लिख रहे होते हो तो फिर इसमें भी आप समझ रहे हो, इसमें भी अगर स्ट्रेट्स के एग्जाम्पल दोगे, अगर आप कोई चीज मान लो उदाहरण के तौर पे ईरान वगैरह से आपके यहाँ आ रही है ग्लोबल सी रूट्स की मदद से, तो ईरान का अगर आप एग्जांपल दे रहे हो, इराक का एग्जांपल इधर इसका दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ एक स्ट्रेट है, पता होगा वर्ल्ड मैप में पढ़ी हमने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपको देना पड़ेगा। चाइना से सी रूट्स की तरफ से कुछ आ रहा है तो आपको स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बारे में लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर मेडिटेरेनियन रीजन से, इधर से अफ्रीका से कुछ ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बाबल मंडेव के बारे में बताना पड़ेगा। तो कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जो तुम्हारी पूरी ज्योग्राफी का नॉलेज ले लेते हैं। और हमने स्ट्रेटेजी देखी है कहीं यूट्यूब पे सस्ती वाली, क्या मैपिंग ज्यादा काम नहीं आता तो ये ऐसे मजाला इसमें समय मत दो, प्लेसेस एंड न्यूज कर लो, हो गया क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। अब इसमें बैठे हो गया काम। अक्सर और गलती आपकी भी नहीं है, हमारा मन उस बात पर ज्यादा ध्यान दे लेता है जहां मेहनत कम करने की बातें होंगी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि हमारा मन उधर ज्यादा अट्रैक्ट होगा जहां पर मेहनत कम कर। कभी भी तुम ऑब्जर्वेशन करना, ये बात कभी भी ऑब्जर्वेशन करना है, उसकी बात तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रभावशील लगेगी जो तुम्हें मेहनत कम करवाने की कोशिश कर रहा है। तुम कभी देखो, मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तुम्हें क्लास में क्यों नहीं करवाता हूँ, कभी आप ऑब्जर्व करना। मैं साल में बस एक बार कराता हूँ एग्जाम के जस्ट पहले। मतलब मैं एक एक कोर्स में अगर 30-30 क्लास ले रहा हूं तो मैं 3 क्लास एक्स्ट्रा लेके
क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, पर नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? तुम्हारी बुद्धि चलना बंद हो जाएगी, फिर तुम खुद लड़ना बंद कर दोगे। उससे अच्छा मैं तुम्हारे सिखाने पे फोकस करूँ, थोड़ा खुद से लड़ो, क्योंकि करना तो तुम्हें वही, वो भी वही काम है ना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरी एक बार चीज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब आप निकल जा रहे हो प्लेसेस इन न्यूज, आपको पता नहीं याद होगा जब मैं लिथोस्फीयर के बेस के क्वेश्चन करवा रहा था, तो उसमें क्वेश्चन था इस 2023 में साल भर में आने वाले वॉल्केनो का पूरा वितरण बताओ और एनवायरमेंट पे उसका क्या प्रभाव है वो बताओ। अब ज्वालामुखी अगर आप वर्ल्ड मैपिंग किए हो तो कम से कम गिरे से गिरे कंडीशन में 7-8 वॉल्केनो ऐसे पड़ते हैं जो एक्टिव है, जो हर साल इरप्ट होते ही होते हैं। तो तुमने करंट नहीं भी पढ़ा तो वो उनको लिख दोगे तो भी मतलब आंसर सही की तरफ चला जाए। तो ओशनोलॉजी में तुमसे मैं दो बातें कहूंगा। सेलिनिटी को बहुत अच्छे से पकड़ में रखना विद देयर एग्जांपल के साथ। सेलिनिटी के एग्जांपल कैसे बनते हैं? अलग अलग सीज के, मेडिटेरेनियन सागर के, कैस्पियन सागर के, ब्लैक सागर के, नॉर्थ सी के, बाल्टिक सी के, अटलांटिक ओशन के, पैसिफिक ओशन के। कम ज्यादा कैसे होता है वो फैक्टर्स के साथ, बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का, तुमको टेबल बनवाया हुआ है, ठीक है। और ओशन करंट के प्रभाव क्या होते हैं, तो ओशन करंट में भी जब तुम एग्जांपल फैक्टर दोगे तो आपको उदाहरण के साथ बताना पड़ेगा कि ठंडा पानी हो जाता है, अपवेलिंग होती है, तो वो वहां पे आपको कुछ एक दो ओशन करंट के नाम देने पड़ेंगे। आ गई बात समझ में? कुछ नहीं करना है आकाश, सब बहानेबाजी। अगर आप दिमाग लगा के अच्छे से क्वेश्चन पे काम करोगे ना तो यू विल रियलाइज कि हर एक एक चीज क्लास में डिस्कस कराइए। क्या होगा, पहली बार गलत होगा ना तुम्हारा क्वेश्चन, हो जान दो ना, पर जब तुम गलती करके और जब देखोगे तो तुम्हें समझ आएगी क्या करना था। पूरी चीज में लगभग कवर कर, तुम अगर ढंग से करोगे पीवाईक्यू लगभग सारे सॉल्व हो जाएंगे। सारी चीज क्लास में मैंने डिस्कस करी जो काम की। और उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि तुम्हें लड़ना सिखाना मुझे, ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर वो वही एग्जाम में भी जो पहला थॉट आएगा ना वो ये आगे सर करा देते, फिर बस खत्म हो गया सोचने की शक्ति। तुम्हें तो 3 बार सृष्टि बेटा कोर्स देखना है, उसके बाद तुम्हें समझ आएंगे क्वेश्चन। हाँ, समय लगता है एकदम। तुम सोचो कि भूगोल का प्रवेश हो जाए, नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। 2-3 बार देखिए जाए सब्जेक्ट को और थोड़ा गहराई समझे तब समझ में आएगी। खैर, तो ओशियन की टोटल मैंने कितनी थीम बताई आपको? 3। एक सैलिनिटी वाली, एक ओशन करंट्स वाली, और एक कुछ भी ट्रेड रूट्स को लेकर वो पूछ सकता है। अब इसमें ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जब तुम एनवायरमेंट पढ़ लोगे ना तो पता है वो क्या करेगा? 2-3 थीम और ऐड करेगा तुम्हारे लिए। एक पोल्यूशन को लेकर बात करेगा, प्रदूषण, मरीन पोल्यूशन। अब बात, समस्या ये नहीं कि मरीन प्रदूषण क्या कैसे होता है, तुम अभी 10 चीजें गिना दोगे कि तुम ऑयल स्पिल गिना दोगे, ये गिना दोगे, बट एनवायरमेंट एज अ कोर्स जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे पास ग्लोबल लेवल के इनिशिएटिव्स आ जाते हैं। मार्पोल कन्वेंशन आ गया, बेसल कन्वेंशन आ गया, इनको तुम ऐड कर पाओगे, प्रोटोकॉल्स आ गए, सॉल्यूशन बहुत अच्छे आ जाते हैं, आंसर और बेहतर हो जाता है। तो पोल्यूशन वाला फैक्टर आफ्टर इन्वायरमेंट जुड़ जाएगा। उसके बाद में जब आप ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ोगे तो एक सेक्शन और आता है ओशियन में जिसमें जो रिसोर्सेज हैं, जैसे क्योंकि क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक ओशन क्या हो रहा है, ये पिघल रहा है, और आर्कटिक ओशन पिघलने से रशिया का जो शेल्फ है वो और बाहर आ रहा है, निकल रहा है, तो मतलब और ज्यादा ऑयल नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करने के चांसेस बढ़ रहे हैं, कंपटीशन क्रिएट हो रहा है वर्ल्ड में। क्योंकि अब तक क्या था, अब तक जो था वो ये था कि पूरा सब कुछ संसाधन बर्फ में बिल्कुल दबा हुआ था। जैसे ये पिघलना शुरू हुआ तो एक तरफ इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए सही चीज नहीं है कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, सब पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सी लेवल बढ़ेगा, दुनिया के आइलैंड्स डूबेंगे, ये सारी चीजें। बट जो थोड़े से अपॉर्चुनिस्ट हैं या जो कुछ इकोनॉमी के लेवल पर देखना चाह रहे हैं किसी देश को, तो वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि भैया एक बार बर्फ पिघले, पानी आए तो मैं यहां से एक्सप्लोरेशन शुरू करूं। ट्रम्प साहब ग्रीनलैंड के पीछे लगे हुए हैं, इनको पता है।
पता है वो पिघलेगा, सब होगा, क्रिटिकल मिनरल्स की दौड़ है। क्योंकि आज की दौड़ लोहे कोयले की नहीं है, आज की दौड़ क्रिटिकल मिनरल्स की है। लिथियम डिपॉजिट चाहिए लोगों को। तो ये एक थीम है रिसोर्सेज वाली। फिर एक है मरीन लाइफ। मरीन लाइफ पे हर एक फैक्टर से फर्क पड़ रहा है कोरल रीफ्स के साथ। तो टोटल मैं तुमको ओशियन में 6 थीम लिखवा रहा हूं। उससे संबंधित न्यूज़पेपर में कुछ भी कंटेंट आता है, कोई मैगजीन में कुछ भी कंटेंट, तुम्हारी घंटी बजनी चाहिए दिमाग में। पहली थीम है ओशियन की सैलिनिटी, ओशियन करेंट्स, मरीन लाइफ, कोरल्स। ये एनवायरमेंट सेक्शन में आप कवर करते हो, और ये चीज इनसे भी कनेक्ट हो जाती है ना। चौथी थीम जो है ग्लोबल सी रूट्स एंड ट्रेड। ये तुम धीरे धीरे आईआर वगैरह जब पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उससे चीजें तुम्हें कनेक्ट हो जाएंगी। बट मैपिंग तुम्हें यहाँ हेल्प कर देगा सारी लोकेशंस को सेट करने में। एक बार लोकेशन समझ में आ गई, सब खुद ही चीजें समझ में आना शुरू हो जाती है। 5वें नंबर की जो चीज इसमें बताना चाह रहा हूं मैं, कि ग्लोबल लेवल पर रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस, खनिज संसाधन आर्कटिक रीजन में, ये तुम ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले उसमें भी आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में आता है। और एक है पोल्यूशन। अगर तुम इतने पे भी काम करते हो, मैं मतलब तुमको इतना भरोसा दिला रहा हूं कि कल को कोई नई थीम भी पकड़ में आ गई ना, तो तुम इनमें से निकाल के आंसर तो बना ही होगे। बट इनको तुम ठीक करो। अब हमारा ध्यान क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग वाला। और यार कुछ और आ गया तो इसके अलावा अभी ये पढ़ा नहीं, मैं उसके सोचूंगा ना अगर कुछ और आ गया। अरे तो ये 6 है, 6 कवर कर, 6 से नहीं वो जो रह गया, अगर मान लो कोई नई थीम आ गई तो ऐसे। महाराज थोड़ा सा पढ़ो पढ़ो, तुम्हारा मन यह मेहनत करेगा, यहां से भगा रहा है तुम्हें मन, उस मन पर थोड़ा सा देखो कि किधर तुम्हें भटकाना चाह रहा है वो। यहाँ 6 चीजों में मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं वो कोई आ जाएगा, इतने करने से हो जाएगा, इतना से हो जाएगा क्या। करो, ये करो तो 6 चीजों पे ध्यान तो दो तुम हर दिन। तुम खुद भी सोचो ना कि एक जनरल अवेयरनेस के नाम पे और क्या फैक्टर होगा, सब इन्हीं में से निकलेगा, कुछ नया भी निकलेगा। लवणता पर सवाल मिलेगा, करेंट्स पर जलधाराओं की बात हो रही है, जलीय जो जीवन है, प्रवाल भित्ति, विश्व के जितने भी व्यापार से संबंधित मार्ग हैं, खनिज संसाधन है समुद्रों के अंदर। अब जैसे अब तुम मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात करो, तुम क्या अनक्लॉज के बारे में मेंशन नहीं करोगे, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में मेंशन नहीं करोगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो बेसिक चीजें हैं। आगे बात समझ में। भैया ऑप्शनल चेंज करने का समस्या नहीं है पैट्रिक जी। ऑप्शनल तुम जो चेंज कर रहे हो उसमें भी देखना है कि वहां तुम्हें वो चीज कंफर्टेबल है कि नहीं, तुम शिक्षक है कि नहीं, तुम्हारे पास प्रैक्टिस है कि नहीं, तुम्हारे पास नोट्स है कि नहीं, तुम्हारे पास मन लगेगा नहीं, ये सारी सिलेबस देखो तब जाकर ये सारी चीजें। जल्दबाजी मत करना, ये ऑप्शनल चेंज और ये सब सारे पैरामीटर्स देखना। शिक्षक है तो शिक्षक है तो उससे मुझे समझ आ रहा है कि नहीं, इन सब बातों पर भी ध्यान रखना है। हाँ, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद नहीं सर आंसर आंसर। अरे भाई अपना शेड्यूल जो होता है, तुम दुनियादारी सब करते रहो, अपने शेड्यूल में 2 चीजें जरूर करो, कुछ भी हो जाए। क्या एक शेड्यूल में रिवीजन का स्लॉट अलग रखो ही 2 घंटे का,
तुम खाली भी बैठ जाओ भले, मुझे कुछ पढ़ो ही मत उस टाइम, खाली बैठो, तुम्हारा मन करेगा यार पढ़ लेते हैं 2 घंटे में, कुछ तो रिवाइज करोगे ना, स्लॉट है ही नहीं तुम्हारे पूरे शेड्यूल में, सुबह से शाम तक एक रिवीजन का अलग से स्लॉट नहीं बना के रखा है, कहां से बुद्धि चलेगी रिवीजन के नाम। ऐसा ही 1 आध घंटा राइटिंग का रखो, ये सिर्फ लिखना है, मुझे कुछ भी लिखूंगा मैं लिखूंगा, काम खत्म, अब पूरा दिन तुम्हारा है। होता क्या है, शुरुआत आधे टाइम हो नहीं पा रही है, क्यों, यही यही साहब स्लॉट ही नहीं बनाया। मेरे जैसा तो लड़ाकू क्या करे कि सबसे पहले शुरुआत में ही, जिनकी शुरुआती रिवीजन होगा, रिवीजन तो ही तू आगे पढ़ेगा, नहीं तो बैठे, क्योंकि सबसे ज्यादा डर तुम्हें क्या होता है, सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं कि मन भागता है दोबारा पढ़ी हुई चीजों को फिर से पढ़ने। क्लियर हुई बात? चलो, तो इस बात को ध्यान रखना। और कुछ 1-2 सवाल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये क्वेश्चन में भी तुमसे डिस्कस कर रहा था, हालांकि तुम ह्यूमन इकोनॉमिक के बाद और अच्छे से बता पाओगे, बट क्वेश्चन को समझो ताकि थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पे भी ध्यान तुम्हारा जाए। हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर्स ऑफ द अंटार्कटिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन अर्थ? ठीक है, अगर ये सब चीज पिघल रही है, आर्कटिक रीजन अंटार्कटिक रीजन वाली, अगर ये पिघल रही है तो इससे ग्लोबल क्लाइमेट पर क्या फर्क पड़ेगा? सोचो, शांति से सोचो, जल्दबाजी मत करो, सोचो कि अगर चीजें पिघल रही हैं, सबसे पहली चीज, जितना तुमने पढ़ा उतने से बात करूंगा। एनवायरनमेंट में भी तुम बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, पोलार वर्टेक्स पढ़ोगे, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ोगे, वो और अपन ऐड करेंगे। लेकिन वो आपसे कह रहा है कि आर्कटिक के ग्लेशियर और अगर अंटार्कटिक का है तो कैसे वेदर पैटर्न्स पे फर्क पड़ेगा। सबसे बेसिक चीज मैं आपसे कहूं तो विंड सिस्टम पर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि विंड डिपेंड करती है प्रेशर पर और प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। देखो फिर तुम गलत जा रहे हो, वो क्वेश्चन अफेक्ट द वेदर पैटर्न बोल रहा है, सी लेवल राइजिंग की बात अभी नहीं कर रहा है, वेदर पैटर्न की पूछ रहा है वो। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, समझ आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, दूसरी बात, ग्लेशियर पिघलेगा तो एल्बिडो पे डेफिनेटली फर्क आएगा। एल्बिडो समझते हो ना, सूर्य की रोशनी, मतलब ये और अटलांटिफिकेशन पे फर्क पड़ेगा, मतलब और पिघलेंगी ये सारी चीजें, आसपास के टेम्परेचर और राइज होगा। क्यों? क्योंकि अब तक बर्फ था, स्नो कवर्ड एरियाज थे ना, तो स्नो कवर्ड एरियाज में क्या होता है कि सनलाइट वापस चला जाता है, लेकिन अगर ये पिघलने लगेगा तो और ज्यादा जो है ये, तो प्रेशर में डिफरेंस आएगा और विंड सिस्टम स्लो डाउन हो सकते हैं। अब तुम्हें याद होगा कि पोलर सेल और फेरल सेल के बीच में चलती है जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम, इन दोनों के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट में डिफरेंस आएगा तो जेट स्ट्रीम पर भी जो है प्रभाव पड़ेगा इसका, जेट स्ट्रीम के भी तो पैटर्न चेंज हो जाएंगे। अगर अब जैसे कुछ बच्चे सी मेल्टिंग कह रहे थे, तो समुद्र में एक्स्ट्रा पानी ऐड हो रहा है तो एल्निनो लानिना के सीन्स भी बिगड़ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, एल्निनो लानिना की सिचुएशन में क्रिएट, क्योंकि आफ्टर ऑल पानी इक्वेटर के पास तो आता ही आता है घूम फिर के। फिर क्या होगा, फिर सैलिनिटी पे फर्क पड़ेगा, सैलिनिटी से ग्लोबल ओशियन करंट्स पे फर्क पड़ेगा, ओशियन करंट्स पे फर्क पड़ेगा तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चेंज होगा, एयर मासेस के फॉर्मेशन बदलेंगे, टेम्परेट साइक्लोनिक सिस्टम्स की लोकेशन बदल सकती है, तो काफी कनेक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि नहीं। इन्वायरमेंट में पोलर वर्टेक्स करके टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, और उससे तुम्हें 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगी कि दुनिया में गर्मियों के टाइम पे ठंड पड़ने लगी, ग्लोबल वार्मिंग जहां कहीं दुनिया में होती है तो तुम कुछ जगहों पे देखोगे कि स्नो कवर्ड है, मतलब यूएस पूरा जम जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट दिमाग में थीम्स क्रिएट होनी चाहिए तुम्हारी दीवार पे ना, हर सब्जेक्ट के थीम्स सामने चिपकी होनी चाहिए स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, ताकि जब तुम न्यूज़पेपर खोलो तो तुम्हें पता रहेगा कि चलो आज आर्टिकल आया है आर्कटिक मेल्टिंग को लेकर। लेट्स अज्यूम, अब जैसे 1 मिनट रुकना जरा,
थांबा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कल इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की आप अगर स्टडी करते हो या किसी शिक्षक से पढ़ रहे हो जो करंट अफेयर्स तुम्हें कवर करा रहा है, तो अब इस तरह के, अब जैसे ये है इंडिया कतर अपॉर्चुनिटी, अब डायरेक्ट बोलोगे तो ज्योग्राफी का कनेक्शन कम है, लेकिन जब आप देखोगे तो जो भी ट्रेड व्यापार इसमें निकला होगा, जो भी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से कनेक्शन इसका बनाया होगा, तो ये तुम्हें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था वो स्तमस स्ट्रेट वाला क्वेश्चन, एक दो पॉइंट यहां से तुम्हारे करंट वाले निकल सकते हैं विद एग्जांपल्स के साथ। समझ आई बात? कल की उसमें अगर आप देखोगे 19 फरवरी 20 फरवरी के वाई ग्लोबल सी कवर हैज डिप्ड टू रिकॉर्ड लो, व्हाट दिस मींस। अब ये देखो सी आइस कवर हैज डिप्ड, इसको तुम पढ़ोगे तो तुम्हें आइस के बारे में कुछ, अब देखो क्या होता है, उदाहरण के तौर पे यहां से कोई अपने को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की कोई अपने को स्टडी मिली, ठीक है, यहां से कोई एक स्टडी मिली, ये क्या होती है, ये आपके आंसर की स्टार्टिंग तुम कर सकते हो इससे, एक डेटा देके आंसर की स्टार्टिंग कर दी, उसी से संबंधित है, उसी का इशू वाले तुम्हें कुछ ना कुछ रिपोर्ट में, दुनिया में जो समस्या चल रही है वो किसी न किसी रिपोर्ट से कनेक्ट होती है, कोई ना कोई रिपोर्ट दे रहा होता है, कोई कुछ स्टडी दे रही होती है, चुपचाप उठा के लिखो इसको। अब ये तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारे लिए काम है, ये पता कैसे लगेगा, तुमने आज ये पीवाईक्यूज देखे तो तुम्हें समझ आए। फिर हम कहते हैं मेरे को लिखते नहीं आता, अरे खोखला है दिमाग, बैठे ही नहीं, कोई दिमाग में कंटेंट ही नहीं तो तुम क्या लिखोगे, तो पहले पढ़ो, रीड करो। अब दूसरी तीसरी रीडिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दो, पढ़ते समय भी ऐसे नहीं हवाई जहाज बन के पढ़ रहे हैं भाई, धीरे धीरे पढ़ो, रुक के पढ़ो, सोच समझ के पढ़ो, शब्दों को देखो कि जब मुझे लिखना पड़ेगा तो क्या ये वर्ड्स यूज कर सकता हूँ क्या मैं। सो आंसर राइटिंग कोई एक दिन का लड्डू नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, धीरे धीरे हर दिन लिखने की एक आदत, इसलिए मैं तुम्हारे कह रहा हूँ अभी भी अपने दिन में 1 घंटा लिखने के लिए जोड़ो। दो घंटे रिवीजन के जोड़ो। अब आप जैसे मान लो कुछ बच्चों का ज्योग्राफी आज खत्म हो जाएगा, अब तुम दूसरे इकोनॉमी या कोई दूसरे सब्जेक्ट पे जाओगे, मतलब 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप पूरा फोकस इकोनॉमी पे लगाओगे, किस पे लगाओगे, वो जरूरी भी है, बट बेहोश भी नहीं हो जाना है कि जो तुमने अभी 30-35 दिनों में मेहनत करी है उसको छोड़ ही दिया, सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, मैंने पढ़ाया तो था लेकिन तुम्हें रिवाइज तो करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे दिन में स्लॉट है 2 घंटे का, तो जानबूझ के तुम हफ्ते में 2 दिन तो उठा ही लोगे, ज्योग्राफी पेज पलट ही लोगे। ये मैं 2026 वालों के लिए कह रहा हूँ, जिनको इस बार देना है वो तो अब कर ही रहे हो, जो तुम्हारी प्रीलिम्स की तैयारी वो चलने दो। समझ आ गई बात? इसलिए आप अच्छे से थीम को आइडेंटिफाई करके, मैंने पीवाईक्यू का वो तुम्हें जो दिया है वो इसलिए दिया है कि आप नहीं कुछ तो क्वेश्चन पढ़ के थीम आइडेंटिफाई करके चिपका लो मत कि यार लिथोस्फीयर के ये कुछ क्वेश्चन आते हैं, ओशन के ये क्वेश्चन आते हैं, क्लाइमेट के ये क्वेश्चन आते हैं, वाटर मैनेजमेंट के आते हैं, एक ही पेज में तो छोटे छोटे में सामने रख लो, दिन में 2-3 बार देख के एक आध हफ्ता देखना पड़ेगा, उसके बाद बैठ गया दिमाग में, लेकिन न्यूज़पेपर खोला तुम्हें पता है कि ये टॉपिक कहाँ जाएगा चिपक के, और ये नहीं कर रहे हो तो फिर हो गया काम, फिर तुम वो भेड़ चाल में बस चल रहे हो, पढ़ना है, दिन आया आज 2 जनवरी 3 जनवरी बस चल रहा है, हो गया खत्म। क्लियर हो गई बात यहां तक?
फिर क्या होता है, कभी कभी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे वो स्ट्रेट डिस्टमस वाला क्वेश्चन था। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, ये देखो, द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन। कल सॉइल प्रॉब्लम की हम इंडियन ज्योग्राफी में भी बात कर रहे थे। द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण का जो बढ़ना है, डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज। ये सिर्फ जलवायु से ही संबंधित नहीं कि जलवायु क्लाइमेट से ही डेजर्टिफिकेशन। अभी मैंने बोला कि वेस्ट साइड पे डेजर्ट क्यों बनते हैं, तो तुमने 4 कारण क्लाइमेट के दिखा दी। हाई प्रेशर, वाटर कोल्ड है, विंड ऑफ शोर है, ये तो क्लाइमेटिक कारण हो गए। पर आज के टाइम पे बिना क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस हुए भी डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। हमारे यहाँ की आसपास की मिट्टी बंजर हो रही है, सॉइल इरोजन हो रही है, तो अंत में वो मरुस्थली तो बनेगा, उसमें कुछ नहीं होगा तो वो क्या है, डेजर्ट ही होगा। तो वो कह रहा है कि क्लाइमेट के अलावा भी किन किन कारणों से मरुस्थलीकरण जो है, बेसिकली वो एंथ्रोपोजेनिक फोकस करना चाह रहा है क्वेश्चन में, कि तुम एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज बढ़ रही हैं उससे तुम एक्सप्लेन करिए इस चीज। तो क्या लगता है, थोड़ी बुद्धि, आप इतना मतलब पढ़े हो तो तुम भी कुछ बुद्धि लगाओ कि भाई क्या कारण है। ओवर ग्रेजिंग करा दूंगा, है ना, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड यूज कर लिया, पेड़ों को काट दिया, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बहुत यूज कर दिए, शहरीकरण बढ़ गया, अर्बनाइजेशन हो गया, लैंड यूज पर बदलाव हो गया। और अगर थोड़ी सी तुम जानकारी रखते हो तो आप इन्हीं बातों को एग्जाम्पल से दो, नहीं तो तुम में और हवाबाजी करने वाले में कोई अंतर नहीं है। तुम बताओ, यहाँ का अफ्रीका का साहेल रीजन बताइए कि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, दबाव आएगा, मतलब इलीगल फार्मिंग, लैंड क्लियरेंस, सब कुछ होने लगा। आप ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दीजिए, ओवर ग्रेजिंग, ओवर कल्टीवेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन। ऐसा नहीं कि भारत में ही सब चीजें देखने को मिलती, दुनिया में भी। आप यूएसए का एग्जांपल दीजिए, क्लाइमेट चेंज का सीधा असर यहाँ हुआ है, फॉरेस्ट फायर और ये वो सब दुखदर शुरू। अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर का एग्जांपल दो। कजाकिस्तान, अरल सागर, ये सब सूखने में लगा हुआ है। ये वर्ल्ड मैप क्यों पढ़ते हैं हम, वो 15 क्लास क्यों खराब करते हैं इन सब चीजों की, कि आपके आंसर में वैरायटी दिखे। इस क्वेश्चन को अगर गौर से पढ़ोगे, कहीं भी उसने इंडिया शब्द लिखा है क्या, कि तुम सिर्फ इंडिया के बारे में। फर्स्ट इंप्रेशन अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो ना पीवाईक्यूज, तो तुम्हें यह लगेगा इंडिया के बारे में लिखा है नहीं। मैं बता रहा हूँ, इंडिया के बारे में लिखा है। अभी 5 मिनट पहले तक आधे लोगों के दिमाग में आ ही नहीं था कि इसको मैं वर्ल्ड के लेवल पे ले जाऊं क्या। जस्टिफाई विद एग्जांपल्स बोल रहा है ये चीज, बता उदाहरण के साथ। एक इंडिया का और जोड़ दो ज्यादा से ज्यादा, चंबल रीजन, यमुना के प्लेन्स बोल दो, राजस्थानी रीजन ले दो, दक्षिण भारत के कुछ रीजन ले दो, सॉइल सैलिनिटी की बात कर लो। बट वर्ल्ड का ध्यान तुम्हें कब आएगा, जब तुम वर्ल्ड मैपिंग अच्छे से करो। मंडे से शुरू हो रहा है, जिनको आना है वो आ जाना, शांति से बैठ जाना, स्पेशली जो 2026-27 वाले हैं। इस बार वालों ने तो खा गए होंगे अब तक में आपको। आज एक आर्टिकल आया है, इतना जबरदस्त, मेरे को लग रहा है आज का ही है वो। एक मिनट रुकना जरा, देखो बता रहा हूँ। अभी अपन बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बात पे आ जाए। पिछले 1 साल से आप देख रहे हो, रशिया, यूक्रेन, यूएस,
इनकी लड़ाइयां चल रही हैं। तो कल को एक एंगल इस पे आ जाए कि मिनरल रिसोर्सेस को उनने कनेक्ट कर दिया आज के वॉर से। आज का बहुत बढ़िया आर्टिकल आया है ये, इसको कभी पढ़ना आया इसमें इंडियन एक्सप्रेस में, ये कि व्हाट मिनरल रिसोर्सेज डज यूक्रेन हैव, क्या है वहां पर, एंड कैन द यूएस टेक देम। तो अब जब इनको देखोगे तो इससे अब तुम्हें समझ में आ जाएगा अमेरिका का क्या प्रपोजल है, ट्रम्प क्या क्या दे रहा है। इनको रीड, ये इनको पढ़ो भाई, इनमें इनमें मजा है जीवन का, इनमें प्लेसेस आएंगे, इनमें सारी चीजें आएंगी, सब कुछ इन चीजों को पढ़ो। न्यूज पे उस टीचर से पढ़ो जो सब इन सबको डिस्कस करा रहा हो करंट अफेयर्स के नाम। अब बोले इनके नोट्स, अरे मैं कह रहा हूं समझ में आ गया तो तुम 4 पॉइंट लिखने बस इसके बारे में तुम्हें काम के। आ गई बात समझ में? और नी तो कुछ नहीं बन रहा हो, कुछ नहीं भी बन रहा हो ना जीवन में, तो मंथ का मेरा जो करंट अफेयर्स का वीडियो आता है वही देख लेना, कम से कम वो तो देख लेना। हाँ चलो खैर ठीक है। तो ये हमारा कुछ डिस्कशन था रिलेटेड विद कुछ पीवाईक्यूज को लेके। अगर आप थोड़ा ध्यान दे पा रहे होंगे तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब मैं कुछ आंसर्स आप लोग के चेक करूंगा। तो अभी मैं डाउट वाला जो टैब है वो ओपन करूंगा। सुनना ध्यान से, आप अपना जो आंसर लिखा है आपने उसकी इमेज लेना, इमेज क्लिक करना, इमेज ठीक से क्लिक करना। कैसे? जैसे ये बुक है, ये आपका नोट्स है, तो वो दिखे पूरा। ब्लैंकेट मत दिखाना अपना, कंबल दिखा रहे हैं, ये दिखा, टेबल पेन दिखा रहे हैं, और मतलब फोटो ये आया है उसमें आंसर यहां लिखा हुआ है, बाकी सारी चीजें इधर दिख रही। थोड़ा रेशो ठीक रखना, आंसर कोई देखना नहीं। दूसरी बात, ये हो गई पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक ही आंसर देख, एक ही डालना, एक ही आंसर डालना। तीसरी बात, नहीं डालना मत डालना, जिसके चेक हो जाए, मैं सीक्वेंस से देखूंगा, जिसके चेक हो जाए, हो रहे हो मतलब, तो थोड़ा उस पर गौर करना और अपने आंसर को भी हर एक आंसर से कंपेयर करना। इनडायरेक्टली वो तुम्हारा भी चेक हो रहा होगा। जिनके हो जाए अच्छी बात है, जिनके नहीं भी होंगे तो तुम शाम को वो जो इंडियन ज्योग्राफी वाला कोर्स चल रहा है वहां भी आओगे तो वहां भी चेक हो जाएगा। तो ऐसे मत घबराओ कि नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, हमें को देखना है, एक बार मेरा मेरा चेक कर लो। मैं किसी का भी चेक करूंगा तो इस तरह से बताऊंगा कि आपका भी चेक हो रहा होगा, अगर आप ध्यान देंगे। और अगर किसी ने ऐसा बोला मैंने फर्स्ट टाइम लिखा है, मेरा प्लीज चेक कर लो, तो ले जा भैया, मैं नहीं कहूंगा। इट्स लाइक कि बैंक में खड़े हो लाइन लगा के, यहां वाला कह रहा मेरे पहले पैसा जमा कर दो, मेरे नोट 500 वाले हैं। सबकी बारी आएगी, पर मैं एक अच्छी बात ये कर रहा हूं, चेक ऐसे करूंगा सबके आंसर, जिनके नहीं भी हो पाएंगे वो खुद भी देख सकता है कि ये चीजें करनी थी। समझ आई बात? तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। मेन चीज ऑब्जर्वेशन का खेल है। सारी बातें समझ आ गई। फोटो ठीक से क्लिक करना है आपको, अपलोड डाउट टैब में करना है, जिनके चेक हो जाए ठीक है, नहीं हो तो टेंशन नहीं लेना है। जब चेक हो रहा हो तभी उस समय ऑब्जर्वेशन आप करें। और अगर किसी ने कहा मैं चेक नहीं करूंगा, मैं क्लास बंद करके चला जाऊंगा, हैप्पी बर्थडे, तो मस्ती नहीं, क्लास में शांति से सुनना है। ये मेघा का पहला आंसर अपलोड किया है मेघा ने। अब ये देखो, तो tropopause is very significant atmospheric layer that determines the weather process. इस आंसर को अभी मैंने पढ़ा नहीं है, बट इस आंसर से एक खास बात जो मुझे पता लग रही है, जो सबको ध्यान रखनी है। अच्छा पहले तुम अपलोड कर दो।
ये काम पहले कर लो। हो गया? और इतने सारे चेक होंगे मेरे, तो शांति बनाए रखें आप इधर ध्यान में। आपने जो भी लिखा उसको इस हिसाब से आप थोड़ा कंपेयर करें। इधर ध्यान दो प्लीज सब लोग। इस आंसर से जो बेसिक बातें हम जो सीख सकते हैं, अगर आपने आपके आंसर्स में पॉइंट्स बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बात इस आंसर में ये है कि क्लियरली डिफाइंड है पॉइंट्स, मतलब ये कि ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं है। तो पहली मिस्टेक हमें ध्यान रखना है कि खूब अननेसेसरी बड़े बड़े पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। गलत नहीं लिखा है तुमने गलत नहीं लिखा है, लेकिन काम की चीजें पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए आंसर चेक करने वाले को हमें थोड़ी आसान, जीवन उसका आसान करना है। तो जीवन कैसे आसान होगा? ऐसे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख के, साफ सुथरा लिख के, थोड़ा थोड़ा ब्रेक दे देंगे। ठीक है, पहली चीज समझ आ गई क्या बात? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे ये देखो, ये जिनका भी आंसर है कैप साहब का, ये नहीं करना है अपने को, इतना बड़ा जो है ना, इसको थोड़ा सा क्या करना है अपने को, इसमें सही लिखा है, बस प्रेजेंटेशन के नाम पे तुम यहां से दूसरा पॉइंट शुरू कर सकते थे। मेरी बात समझ आ गई सबको? आंसर किसी के चेक होना हो, लेकिन तुम्हें ये लर्निंग लेनी है, सबको मैं कह रहा हूं। अब आते हैं अपन कंटेंट को लेकर। मतलब दूसरा पॉइंट हो जाता तो इसके अक्षर वगैरह सब कुछ सही थे। देखो मतलब अक्षर साफ सुथरे लिखे हैं, अंडरलाइन जो करी है जहां अंडरलाइन होनी चाहिए। अब जैसे ये है, अब राजेश्वरी जी को लगता है कि इसके बाद दुनिया में पेपर खत्म हो गए। ट्राइडेंट नाम की कंपनी है मध्य प्रदेश में जो पेपर बनाती है, अब इससे इनका कोलैबोरेशन खत्म हो चुका है कि नहीं, इसके बाद तेरे को भैया पेपर दूंगा ही नहीं, पेपर मिलेगा ही नहीं। अब मैंने कंटेंट नहीं पढ़ा अभी, बट एट द लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन खिचड़ी मच गई। चेक करने वाले को कैसे समझ में? अब यहां ना सॉरी वाली बात है, ना टेंशन वाली बात है, ना परेशान होने वाली बात है। मैं तो तुम कह रहा हूं कि तुम पहली बार लिख रहे हो और आधी लाइन भी लिख के लाओगे ना, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। तुमने हिम्मत तो लगाई है ना लिखने की, उस चीज का बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सुधरने का मौका तो हमें ऐसे ही मिलेगा। तो राजेश्वरी आप जहां भी हैं, मेरी बात अगर सुन पा रहे हैं तो अपनी गलती समझ पा रहे हैं। कंटेंट सेकेंडरी है अभी फिलहाल, पहला काम है प्रेजेंटेशन। अगर थाली ठीक से सजी होगी तो खाने का मन भी करेगा, खाने के बाद में स्वाद बता पाऊंगा। अब तुम कहो कि रसमलाई में दाल डली हुई है, थाली में डाले तो खाना भी तो दिया तुमको मैंने, गड़बड़ है। सो ये चीज नो डाउट कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है, इसमें सारी चीजें मुझे दिख रही हैं कि जो है आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताई, सारी सब कुछ बताया, बट क्लैरिटी की कमी इसलिए हो जाएगी क्योंकि प्रेजेंटेशन पे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं?
अब ये देखो, यहां भी वही दिक्कत है इस आंसर में, सृष्टि करके जो है। यहाँ क्या समस्या आ रही, कंटेंट की दुख दर्द नहीं है यहाँ पे। कंटेंट तो तुम कोई दूसरी चीज थोड़ी लिख दोगे, वही लिखोगे जो काम का है। अब ये शुभम है, शुभम ने थोड़ा नया प्रयास किया है, ये चीजें मेरे को जो है थोड़ी सी, अब इसमें क्या है, अब जैसे ये है, शुभम ने क्या जो लिखा है, इंट्रोडक्शन भी खूब बड़ा करा है कि नहीं, काम की चीजें लिखी है, जो चीज अंडरलाइन करी इतने में काम हो गया अपना इंट्रोडक्शन। एविडेंसेस मल्टीपल थे, इस तरह से बना दिए। अब लेकिन मुझे क्या करना है, अब देखो अंदर की बात, पहला इंप्रेशन ठीक था, क्लियर हो गया, मेरी नजरें खटखट खटखट जाएंगी, चीजें समझ में आ जाएंगी, टू द पॉइंट काम कीजिए, समय नहीं है ना मेरे पास। लेकिन अब एक गलती ये नहीं करनी कि हर आंसर में ये पैटर्न नहीं अपनाना। हाँ, अगली बार तुम पॉइंटर्स बना दो, ऐसे पैटर्न पे ले आओ, इस तरह से आप कर सकते। क्या आपको समझ आ रही है चीजें, क्लैरिटी सबको आ रही है, कहाँ गलती हो रही है हम लोगों से। अब मैं चाहता तो इसी इंट्रोडक्शन को यहां तक भी ला सकता था, पर फायदा क्या हुआ, समय खराब हुआ मेरा। काम की चीज लिखी, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया, ये ट्रिप्टी पेंजिया पेंथलासा, ये किया, उसमें काम खत्म। ये एविडेंसेस है भाई, 5 एविडेंस है ये। जिक्सॉ फिट के नाम पे तुमने वहां डायग्राम भी बना दिया, रॉक के एक आध छोटा सा बना, खत्म। ये तुम्हें, अब नहीं तो इधर ये अंकिता ने इंट्रोडक्शन लिखा, अब कोई गलत नहीं लिखा है, पर समय बहुत लग गया, कम से कम इंट्रोडक्शन सजाने में तुम्हें 3 मिनट लग गए होंगे। छोटा छोटा करो, ये गलत नहीं है, ये पहला अटेम्प्ट है आपका, तो आप ऐसा ही लिखोगे। मैं होऊंगा तो मैं इससे बदतर लिखता शायद, बट अब मैं समझा रहा हूं तुम्हें, सबको बता रहा हूं कि तुम्हें किस तरह से किस लाइन की तरफ जाना। आगे पैटर्न देखो सही हो गया, आगे पैटर्न सही हो गया, अक्षर सही हो गए, अंडरलाइन करनी चाहते आप कर सकते थे, छोटे छोटा लिखना शुरू कर दिया। दूसरी अच्छी बात क्या है कि पहले पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट में स्पेस दिया है आपने, तो आप आराम से, विजिबल पैटर्न है। देखो इस आंसर की क्या खास बात थी, अलग अलग चारों पॉइंट सामने दिख रहे थे। इस पॉइंट, इनकी क्या खास बात है, अलग अलग मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस आंसर की क्या खास बात है कि पॉइंटर्स मुझे दिख रहे हैं, 4 पॉइंट अगर दिख गए। इस क्वेश्चन की समस्या क्या निकली, मुझे क्लैरिटी नहीं समझ आ रही कि मैं किस किस को पढ़ूं, किसको नहीं पढ़ूं। अक्षर बहुत अच्छे हैं इसके, डायग्राम बनाने की टेक्निक अच्छी है, लेकिन जिसने लिखा है उसी को पता है मैंने क्या लिखा, और उसे दुनिया में एक ही आंसर तो चेक नहीं करना, चेक करने वाले को। अब ये सोनम देखो, मुझे इतना क्लियर अक्षर नहीं दिख रहा है, कंटेंट में नहीं दिख पा रहा, लेकिन क्या हुआ, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, ओवर एक्सप्लेनेशन लग रहा है मेरी नजरों में। इसमें एक एक दो दो लाइन हम कम कर सकते, देखो अकॉर्डिंग टू द टाइम दे रहा हूं मैं तुमसे, ये गलत नहीं लिखा तुम लोग। लेकिन इस आंसर से क्या सीख सकते हो, अलाइनमेंट, गजब का अलाइनमेंट है, जहां से जो पॉइंट शुरू हो रहा है अगली लाइन में वहीं से शुरू हो रही है। नहीं तो कुछ क्या कर रहा है, ऐसे करते हैं, फिर इधर कर लिया, फिर ऐसे कर लिया, इधर कर लिया, ये सब बड़ा। इसको एक एक दो दो लाइन आप कम करो, प्लस थोड़ी अंडरलाइन करिए काम की चीजें, ये बहुत बढ़िया कर दिया आप। मैं एक दो डेमो देता हूं तुमको, देखो अलाइनमेंट का इशू क्या होता है वो सिखाता हूं। मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों ने प्रॉपर थीम के साथ सारी चीजें लिखी है, मतलब क्वेश्चन देख रहा हूँ, मतलब सही प्रेजेंटेशन वगैरह मैक्सिमम बच्चों ने सही किया। कुछ एक दो थे अभी भी वो रूल लाइन से बाहर ही नहीं आ पा रहे। वेरी नाइस, मतलब मुझे देख के बड़ा खुशी हुई इस बात की। और ये जो पेज जिन्होंने अंडरलाइन, मतलब जो लाइन वाली किस पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा उस पे आ जाओ यार,
वो स्कूल वाले पैटर्न से बाहर आना पड़ेगा। ये देखो, इस बालक के अक्षर वगैरह सब कुछ ठीक है, अंकित करके है ये, तो प्रॉब्लम क्या हो गई? थोड़ा बहुत बस अरेंजमेंट सही हो जाता, काम हो जाता। लेकिन फिर भी क्या करा, यहां से काम इनने संभाल लिया। यहाँ एक डायग्राम बन सकता था बॉक्स में। तो आप मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अब जैसे ये एक आंसर है, इसके साथ भी वही समस्या है कि थोड़ा सा अपन कम भी लिख सकते थे, अंडरलाइनिंग करके आप काफी, मतलब अक्षर तो सब कुछ सही है इसका, लाइन अलाइनमेंट वर्ड वगैरह सब ठीक है, थोड़ी अंडरलाइनिंग कर दो, आप काम काम की चीजें, ओवर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम कर दो। मैं किस नजरिए से बोल रहा हूँ, तुमसे कहूँ 7 से 8 मिनट में लिखना है, अगर ये तुमने 8 मिनट में लिख दिया इतना तो कोई समस्या नहीं है, बट 7 से 8 मिनट में कैसे लिखो? आ गई बात समझ में? अब जैसे दिव्या है, अब दिव्या ने जो लिखा है, यहां हमें अलग अलग पेन का यूज करना पड़ गया आंसर को सजाने के लिए। मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे एक ही पेन यूज करना है, मुझे कोशिश करना है फ्री हैंड डायग्राम सीखने हैं। ये एक और इंसाइट है सब लोगों के लिए, पेन मुझे एक यूज करना है, डायग्राम्स में स्केलिंग वगैरह की जरूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए, धीरे धीरे सीखना है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अनुपम बहुत बढ़िया लिख रहे हो, पेन अपने को बेटा एक ही यूज करना है, ठीक है? मेगा टाइम पीरियड पे चीजों को लेके आना है। नंदलाल अक्षरों को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, समझ में आई बात? ऐसे अगर कोई लिख पा रहे हैं, ऐसा अगर कोई लिख पा रहे हो, ऐसा 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 थोड़ा सा मतलब दूर कर दो, भीड़ सी हो रही है और कुछ नहीं। 10-15 सेकंड लगेगा आपके आंसर को पकड़ने में उसको, बाकी तो फिर वो आ जाएगा। लिखा अच्छा है, कंटेंट वॉन्टेंट के इशू नहीं है यहाँ पे। ओम दत्त सही पैटर्न जा रहा है, लिखना कंटिन्यू करना है तुम्हें, ठीक है? तुमने हेडिंग वेडिंग पॉइंटर सब ठीक है, डायग्राम भी वहीं के वहीं चल जाएंगे, और फिर डायग्राम में क्लैरिटी ला सकते हो तुम, इंट्रोडक्शन को छोटा बना सकते हो। छोटा छोटा करके जो है, नाम ही तुम्हारा छोटा है लेकिन अक्षर बहुत प्यारे हैं, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, ठीक है? रूही, भीड़ बहुत कर दी है तुमने, समझ रहे हो? रूही रूही, जानवी, चीजें ठीक जा रही हैं, बट अब देखो, ये जानवी का सवाल देखो आप, जैसे जहां से सीखने की होगी मैं तुमको बता दूंगा, प्रेजेंटेशन अच्छा सब कुछ सही था, बट इस क्वेश्चन में मैं एक्सपेक्ट करूँ ना कि ज्योग्राफी पढ़ी है तुमने, तो बेटा वर्ल्ड मैप बनेगा इसमें, वर्ल्ड मैप चाहिए अपने, और ये वहां आप मार्किंग करिए, 1-1.5 नंबर ज्यादा चुरा लेंगे हम इस बार। समझ पा रहे हैं क्या सब लोग? अक्षर और इनमें उनमें अब दुख दर्द नहीं है, क्लैरिटी है, अंडरलाइन कर दी, एक ही पेन से करो, अंडरलाइन करना भी है तो। शुभमयी सही जा रही है चीजें बिल्कुल, लिखने कंटिन्यू करो, लिखना बिल्कुल। निकिता मैप को थोड़ा छोटा कर लो, साइड में बना लो, हेडिंग वेडिंग सब सही जा रही है। गंगा वर्ल्ड मैप बहुत बढ़िया बना है, देखो वर्ल्ड मैप पे भी कुछ बच्चे को डर अलग ही हो रखा होता है, तुम इस तरह का बना दो, सिंपल हैंडमेड बनाओ, बढ़िया, इससे सीखो, इससे काम हो जाएगा। समझ आई क्या बात? तुम वर्ल्ड मैप का जो पैटर्न है, कोई ऐसा हमें बहुत ही एक्यूरेसी के लेवल पे नहीं जाना है, तो मैं तुमसे जो कह रहा हूं उस बात पे सुनो, ठीक है? पीयूष थोड़ी सी खिचड़ी सी मच रखी है, खाली जगह स्पेसिंग मत छोड़ो, काम आएगी तुम्हें, ये एक और सीखने को मिलेगा। कंटेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लाइन में ये जो स्पेसिंग है ना, ये इनको यूज करो, ठीक लिखो, दूर दूर करके लिखोगे समझ में आ जाएगा। समझ आ रही है? ऐसा किसी ने किया तो ऐसा भी नहीं करना है, पूरा यूज करना है प्लेस का, वहां जगह ही नहीं बचेगी नहीं तो। सुमिया
आपको भी वर्ल्ड मैप बनाना है, जिसने नहीं बनाया बता दिया है मैंने। प्रभात, अक्षर साफ सुथरे हैं, काम की चीजें लिखी है, चल रहा है सबका। खुशबू, ओवर डायग्राम हो गया है, वो वर्ड की लिमिट कम करवा देगा। अब इस डायग्राम से देखो इस पेज में क्या हुआ, डायग्राम्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं हमें, थोड़ा सा स्टेटमेंट्स का भी हमें यूज करना पड़ेगा बेटा। समझ आ रही क्या बात? डॉक्टर रक्षित, बहुत बढ़िया। अक्षर थोड़े बड़े करने हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये क्या किया है आपने, फैक्टर्स, एक मिनट मुझे देखने दो। सब ट्रॉपिकल, कोस्टल, रेन शेडो और ये पोलर। हाँ बट इसने यही का बोला है ना, तो ये इधर इनके आएंगे नहीं, मतलब पोलर वोलर इसमें नहीं आएगा। ये नहीं भी लिखते हुए चल जाता, बाकी इसके बाद आते इसमें एक वर्ल्ड मैप से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, गलत कुछ नहीं है, समय का खेल है, बस समय पे कंप्लीट करना है मुझे सारी चीजें। शेल, शेल कंटेंट की कमी लग रही है मुझे, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। शिवा, डायग्राम पे काम करो। दीक्षा, बहुत कंटेंट है, थोड़ा कम करके प्रेजेंटेशन सब सही है। काशनीन, इंट्रोडक्शन छोटा किया जा सकता है। ज्योति, जितना लिखोगे उतना सही होता जाएगा आंसर तुम्हारा। इंट्रोडक्शन में भी 5-6 लाइन यूज कर लिया आपने। ऋषिकेश, सही जा रही हैं चीजें भाई, एक आध जिक्सॉ फिट का डायग्राम ऐड कर दो। सृष्टि, जिक्सॉ फिट जो बनाया है तुमने अच्छा बनाया है, डायग्राम चलने दो। अनुपम, अंडरलाइन कर सकते हो स्टार्टिंग में तो ठीक है, कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी चीज है। ज्योति, हिंदी मीडियम, पैराग्राफ थोड़े छोटे बना लो, अंडरलाइन कर दो और क्लैरिटी ला सकते हो, बाकी अक्षर अच्छे हैं आपके। अमन, बेटा रूल्ड लाइन में लिखने से कुछ नहीं होगा, आप ब्लैंक उस पर लिखो जरा एक बार। आलोक, गल्फ ऑफ मैक्सिको और ये ठीक है। देखो जो जो आंसर से कुछ सीख रहा होगा या कुछ वैसा होगा मैं बता दूंगा, काफी लर्नर्स ने कॉमन चीजें करी हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तराना, प्रेजेंटेशन ठीक है बट तुमने बहुत ज्यादा वैसा भेजा है ताकि अक्षर ही नहीं दिख रहा है मेरे को, लेकिन ठीक दिख रही है चीजें साफ सुथरी। साजन, आप लाइनिंग वाले में ना लिखो, आप ब्लैंक पेज पे लिखो, मतलब ऐसे वाले अनरूल्ड पे। ठीक है, कोशिश करो मार्जिन बनाकर, बट अक्षर वगैरह सारी चीजें ठीक है, इसी तरह से प्रेजेंटेशन पे काम करना है। अंकित, मुझे चीजें ठीक दिख रही हैं, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है अंडरलाइनिंग ओवर ना हो जाए, ज्यादा अंडरलाइन नहीं करनी है। रिया, पहले भी दिखाया है तुमने, ठीक ठाक जा रही है चीजें, लिखते रहना है बस तुम्हें। ताशीन, ताशीन आप अंडरलाइन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। दीपिका, टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेचर इन्वर्जन, ग्रीन हाउस, गुड, चलने दो, लिखते रहो। रिया, हिंदी मीडियम, अंडरलाइन कर सकते हो कर दो, पॉइंटर्स ठीक ठाक हैं। सौम्या, बहुत बढ़िया, ये भी ठीक ठाक लिखा है आपने, प्राइमरी रॉक के और ये सारी चीजें गुड। अर्पित, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोसोरस, ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा नीचे तक, एक हेडिंग लगेगी मुझे कंक्लूजन वाली, कुछ ना कुछ अंदर। लक्ष्मीकांता, इसमें मुझे स्टेटमेंट्स की कमी लग रही, थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स में। खुशबू, ठीक ठाक जा रही है चीजें, और स्टेटमेंट जोड़ सकते हो वैसे आप, मुझे शब्द कम लग रहे हैं। श्रावंती, अक्षरों को ठीक किया जा सकता है, अंडरलाइन थोड़ी कम करो, पैराग्राफ थोड़े छोटे करो। प्रभात, बताई दिया मैंने तुमको तो। ज्योति, मतलब एक एक लाइन कम कर सकती हो आप। स्वाति, बड़े बड़े पैराग्राफ बना दिए, थोड़े कम करो और बाकी नीचे पॉइंटर्स ठीक हैं, अक्षर अच्छे हैं। दीपिका, चल जाएगा, जेट स्ट्रीम, लॉन्ग वेव, ट्रोपोस्फियरिक प्रोसेस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। दर्शिता, पेन वो उस पे लिखो, तब तुम्हें अपने वर्ड लिमिट समझ आएंगी,
वो वाले पेज पे, अनरूल्ड वाले पे। तिरुपति और थोड़ा सा लिखा जा सकता है, स्टेटमेंट्स बढ़ाए जा सकते हैं, बट ठीक है, चल जाएगा। सृष्टि बता ही दिया मैंने तो आपको, आई थिंक। सोनिया, शब्दों की कमी है, ये आंसर में शब्दों की कमी, मार्क्स कट जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। सृष्टि, ये क्या है, अफ्रीका साउथ अमेरिका, ये डायग्राम ठीक करो और अक्षर का पैटर्न एक जैसा रखो, आड़े टेढ़े ज्यादा मत करो। अंडरलाइन कर सकते हो, बाकी ठीक है, अच्छा प्रयास है। शालू, मुझे वर्ड्स की लिमिट कम लग रही है, थोड़ा सा लिखना होगा और कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड में। अनु, ठीक जा रही है चीजें, पॉइंट्स ठीक बना रहे हो आप, अंडरलाइन लगे तो कर सकते हो आप। रजत, पॉइंटर्स एक एक थोड़ा बड़ा लिख सकते हो आप, थोड़ा सा। खुशी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट टाइप, और ये ठीक है, इंट्रोडक्शन तो ठीक है, इसको लिखो मतलब अच्छे से। और सोनिया, ये क्या करा है आपने इसमें, नेक्स्ट वाले पेज पे, इम्पैक्ट ऑन द रीजनल एनवायरनमेंट। रीजनल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट लाइन में मतलब और ऐड कर सकते हो ना पॉइंट्स। अनीश, ठीक है, मतलब एविडेंसेस सही जा रहे हैं। जिग्सॉफिट में एक आध साइड में डायग्राम बना सकते हो आप तुम। निकिता, हिंदी मीडियम, मतलब ठीक है, हर जगह पर ये पैटर्न मत अपनाना, थोड़ा अलग तरह से भी लिख सकते हो, अक्षर वगैरह चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सैम भैया, ये क्या कर रहे हैं आप सैम जी, थोड़े से अक्षर और ऐड करने पड़ेंगे अपने को, मतलब लेटर्स, मतलब वर्ड्स लिखना पड़ेगा, वर्ड्स लिमिट मुझे कम लग रही है। और ब्लैंक पेज यूज करो, अनरूल्ड। नैन्सी, अनरूल्ड पेज यूज करो, लिखने का तरीका ठीक है। अंकिता, हर पॉइंट पे थोड़े से स्पेस छोड़ दो, क्लैरिटी ठीक है, अंडरलाइन कर सकती हो आप। सोनम, समय के हिसाब से चीजें, कंक्लूजन अलग से शब्द लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी ठीक जा रही है चीजें, पॉइंट्स ठीक है। विनय, हिंदी मीडियम, पेन एक ही यूज करना है, अच्छा लिख रहे हो आप, लिखते चलो, बढ़िया, हिंदी में अच्छे से लिखा है आपने। मोहित, ये क्या लिखा, मतलब लाइव एडवेंचर, और ये हाँ, मतलब और मौके मिले तो लिख लेना यार, कंक्लूजन अलग से हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। अक्षर ठीक है, प्रेजेंटेशन ठीक है, मुझे लग रहा है और कंटेंट ऐड हो सकता है। कैफ तुम्हें बता ही दिया बेटा मैंने, हिंदी मीडियम, थोड़ा सा पॉइंटर्स पे काम कर लो। कुणाल, भीड़ मुझे बहुत ज्यादा लग रही है, थोड़ी सी दूर दूर लिखो आप, थोड़ा सा दूर दूर कर दो। जिन्होंने वो जो ब्लॉक डायग्राम्स बनाए ना खूब सारे, पैटर्न कॉन्सेप्ट ठीक है तुम्हारा, लेकिन हर जगह मत अप्लाई करना, कंटेंट ठीक है। खुशी, थोड़ा सा मतलब अब ठीक है, वाला पेज चल जाएगा। अर्जुन, 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 लास्ट का पैराग्राफ थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, छोटा कर दो, समय नहीं है हमारे पास इतना। दर्शिता, अपने पेज नॉर्मल वाले पे ले आओ, इसमें अपने को समझ में नहीं आएगा वर्ड लिमिट क्या है, ब्लैंक पेज पे लिखो। एल्फ्रेड, बढ़िया जा रही हैं चीजें, इस बार तुमने खुद लिख के लाए हो कम से कम, पिछली बार तो पता नहीं क्या जो है तुमने, मुझे सब पता है। पिछली बार तो स्क्रिप्ट राइटिंग कर ली थी। शैल, शैल, शब्दों की कमी लग रही है मुझे थोड़ी सी, तो आप थोड़ा सा ऐड कर दें उसमें कंटेंट। पुष्पेंद्र, गुड, सही जा रही है चीजें, कंटिन्यू करो लिखना, रुकना नहीं है अपने को। प्रश्नवाचक चिन्ह जिनने लिखा है प्लीज चेक दिस, थोड़ी सी भीड़ सी हो रही है, पॉइंटर जो तुमने बनाए हेडिंग्स नीचे तक ठीक है, इंट्रोडक्शन एक आध लाइन कम कर दो। रोहित, ये आपका टिलाइट डिपॉजिट वगैरह सब कुछ ठीक था, जिग्सॉफिट में डायग्राम बना सकते हो, पॉइंटर्स ठीक है, इतना ज्यादा समय है भी नहीं हमारे पास। ज्योति, आखिरी का थोड़ी लाइन बड़ी कर ली तुमने। मनिया, मनिया जो है बढ़िया लिखा है तुमने, पेन एक ही यूज करना है, समय ज्यादा लगेगा, डायग्राम लगे तो एक ही बनाओ, ज्यादा समय चला जाएगा तो। सृष्टि, प्रेजेंटेशन इज वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, तरीका अच्छा है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हर जगह अप्लाई मत करना,
अगर इसमें तुम्हें ज्यादा समय लग रहा हो तो तुम नॉर्मल भी लिख सकती हो। टाइम को पहले प्रेफरेंस देना है आपको हमेशा, ठीक है। लगभग मैंने सारे बच्चों के नाम ले लिए। तो अगर आप देखोगे तो मैंने पहले ही लिखा है, तो धीरे धीरे लिखो, घबराओ मत। मतलब अगर मैं इन जनरल बातें करूं एवरेज, तो जो बच्चों ने लाइन वाली इसमें लिखा है प्लीज आप ब्लैंक पेज पे लिखने की कोशिश करो। एंड अच्छा ट्राई है, अच्छी कोशिश है, और लिखने से ही ठीक होंगी चीजें, डरने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू करो, लिखो 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 लिखो, बस एक ही तरीका है, लिख के ही ठीक होंगी चीजें। अरे कंटेंट में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का तो क्वेश्चन लिखे हो तुम, उसमें क्या तुम नया कंटेंट कहां से बना दूंगा? पैटर्न देखना था मुझे, तुम्हें कुछ देना था मुझे, तुम लिखो कम से कम। तो अब आज की क्लास से मैं 2-3 चीजें लेके जानी है, ठीक है। पहली चीज, 1 घंटा स्लॉट 2026-27 वालों के लिए कह रहा हूँ, राइटिंग का रखना ही रखना है ना। एक स्लॉट मुझे रिवीजन का रखना ही रखना है, और तीसरा स्लॉट जो रहेगा वो थीम पकड़ने का। कि थीम, ये स्लॉट तो नहीं, काम है तुम्हारा। थीम लिख के और चिपका लेना अपने आसपास, ठीक है। अब कल होगा एक सेशन और इस कोर्स में, डाउट क्लियरिंग सेशन, और डाउट फॉर्म अभी ओपन है, जिसको लगे डाउट वाउट डाल देना। शाम में मैं उसको लगभग बंद कर दूंगा, जितने डाउट आ जाएंगे शाम तक 3-4 बजे तक। बाकी कल मिलेंगे। आज की सेवाएं यहीं तक थी हमारी, एंड थैंक यू सो मच। कोशिश करना समय निकालना, कल के डाउट क्लियरिंग सेशन में आओ आप, क्योंकि उसमें भी काफी चीजें आपको क्लियर होंगी। कुछ नहीं जाता 1.5-2 घंटे बैठने में, तो कुछ नई नई चीजें दिमाग में अगर आएगी समझ में, ठीक है। होप कि आपने एंजॉय किया होगा फिजिकल ज्योग्राफी को, जीवन के आनंद लिए होंगे। धन्यवाद आपका अपना कीमती समय निकालने के लिए मेरे लिए। तुम हो तो मैं पढ़ा पाता हूं, तुम नहीं हो तो क्यों ही सांस लेता हूं। चलो, थैंक यू सो मच। हाँ, लिखते लिखते जब लिख रहा है लिख दे, बैक स्पेस मत कर, मैं यही देख रहा हूँ, पढ़ के जाऊंगा। चलो, थैंक यू सो मच।